हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि पीएनएस में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, कौन कौन से न्यूरॉन या नर्व्स के टाइप होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक किसके कौन से नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स जो होते हैं या नर्व्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो कपालीय तंत्रिका यानी जो आपके मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएँ उनकी संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी होती है और उन 12 जोड़ी की हम लोग संख्या को याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंसरी को पढ़ते हैं। ये सबसे पहली है ओलाफैक्टरी, ठीक है। दूसरी है ऑप्टिक, तीसरी है ऑक्यूलोमीटर, फोर्थ जो है वो है ट्रॉक्लियर, फिफ्थ जो है वो है ट्राइजेमाइनल, सिक्स जो है वो है एब्डोसेंस, सेवेंथ है फेशियल, एट्थ है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, नाइन्थ है ग्लोसोफेरेंशियल, 10th है वेगस, 11th है स्पाइनल एसेसरीज, 12th नंबर के जो पेयर है वो है हाइपोग्लॉसल। तो इस तरीके से ये 12 जोड़ी नसें होती हैं, जिनमें से जो सबसे पतली नस होती है वो होती है ट्रॉक्लियर, जो कि चौथे नंबर की है। ट्रॉक्लियर सबसे पतली है। सबसे मोटी की बात करें तो ट्राइजेमाइनल, ट्राइजेमाइनल जो 5th नंबर की है सबसे मोटी होती है। सबसे छोटी न्यूरॉन या नर्व्स की बात करें, तंत्रिका की बात करें तो एब्डोसेंस, ये सबसे छोटी होती है। सबसे लंबी और सर्वाधिक शाखित जो है या जो सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है लंबाई के हिसाब से वो है वेगस, 10th नंबर की। अब देखते हैं मेरु तंत्रिकाएं। 31 जोड़ी जो होती हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब अगर हम बात करें तो मनुष्य में ये 31 जोड़ी हैं, और अगर हम बात करें खरगोश की और मनुष्य के तुलनात्मक अध्ययन की तो सर्वाइकल तंत्रिका हमारी 8 होती हैं, खरगोश में 8 होती हैं। थोरेसिक, अभी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उनकी जो वर्टिब्रीज हैं उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, ल्यूम्बर सैक्रल और कॉकेक्सियल या कॉकेक्स। तो इस आधार पे ही यहाँ से हम लोग को याद है कि जो हमारी 7 जो होती हैं वो सर्वाइकल होती है, तो उसमें एक मिला करके 8 सर्वाइकल तंत्रिका याद रखनी है। नेक्स्ट, खरगोश में भी 8 ही होती हैं। थोरेसिक तंत्रिकाओं की बात करें तो थोरेसिक तंत्रिका 12 होती हैं, खरगोश में भी 12 होती हैं। लुम्बर 5 तंत्रिकाएं होती हैं, खरगोश में बढ़ के 7 हो जाती हैं। सैक्रल हमारे में 5 होती हैं मनुष्य में, और खरगोश में 4 हो जाती हैं। कॉकेक्सियल हमारे में तो 1 है, किंतु खरगोश में 6 हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम क्रेनियल नर्व्स को याद करने के आधार पे, तो हमने ये ट्रिक बनाई हुई है रैम। आर से रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद ए से एव्स यानी पक्षी, एम से मैमल्स यानी स्तनधारी। इन सब में ये 12 जोड़ी होती हैं। बस जो रेप्टाइल्स हैं उनमें अपवाद के तौर पे आपको 10 जोड़ी याद रखनी है, ठीक है। अब मनुष्य और खरगोश ये दोनों में 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है जो आपके पिसीज हैं, तो पिसीज में भी 10 जोड़ी हैं। एम्फीबियंस है उसमें भी 10 जोड़ी, यानी कि आपको याद रखना है PA10 राम 12। तो PA10 यानी पिसीज और एम्फीबियंस, यानी जो आपकी मछली और उभयचर है उनमें 10-10 जोड़ी होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं। और रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स में 12 जोड़ी होती है, लेकिन अपवाद के तौर पर रेप्टाइल्स में 10 जोड़ी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं ANS के बारे में। अब तक हम लोगों ने तंत्रिकाओं का अध्ययन किया था, अब हम बात करते हैं ANS की। ANS में हम पढ़ते हैं SNS, जो कि हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, और SNS से जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं वो ANS के अंतर्गत कार्य करता है, और PNS यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जो SNS है या सिंपैथेटिक है ये दुख का साधन माना जाता है, और जो PNS यानी पैरासिम्पैथेटिक है, परानुकंपी, सुख का साधन माना जाता है। कारण क्या है दुख और सुख के साधन के पीछे? तो SNS जो है ये स्राव करता है ACH का, एसिटाइल कोलिन का, और सिंपैथिन का। तो ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जब हम दुख के समय में होते हैं तब स्रावित होते हैं, और जो हमारा ACH एसिटाइल कोलिन है ये PNS से भी स्रावित होता है। नेक्स्ट है SNS जो होता है वो थोरैकोलम्बर नर्व से इसका निर्माण होता है। थोरैकोलम्बर नर्व जो कि हमारी नीचे थोरेसिक और लिम्बर रीजन के पास से निकलती हैं, जबकि आपका जो PNS है ये क्रेनियल और सैक्रल नर्व से बना हुआ है। क्रेनियल तो आप समझ सकते हैं कपालीय, और सैक्रल यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास में स्थित होती है उसे हम सैक्रल के नाम से जान रहे हैं। दूसरी ओर जो हमारा SNS है उसमें कुछ थोरेसिक व लुम्बर मेरुतंत्रिकाएं बनी हुई होती है, ये थोरेसिक और लुम्बर से बनी हुई होती है। तो थोरेसिक लुम्बर हमें याद रखना है SNS में, और क्रेनियल और सैक्रल याद रखना है हमें PNS में यानी पैरासिम्पैथेटिक में। अब कार्य क्या होता है ANS का? तो ANS जो होता है वो PNS और
एसएनएस के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। देखिए, जब हम एसएनएस हमारा एक्टिव होता है यानी दुख का साधन एक्टिव होता है तो हमारी हार्ट बीट उस समय बढ़ी हुई होती है, लेकिन वही जब पीएनएस होता है तो हार्ट बीट थोड़ी घट जाती है। जब हमारा एसएनएस यानी सिंपैथेटिक एक्टिव होता है तो हमारा रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर भी बढ़ जाती है, जबकि परानुकंपी में श्वसन दर घट जाती है। जब हमारा एसएनएस एक्टिव होगा यानी सिंपैथेटिक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव होगा तो आपके मुख के अंदर जो लार आती है यानी सलाइवा फॉर्मेशन जो होता है वो भी घट जाता है। लेकिन जब सुख का साधन एक्टिव होता है तब हमारी सलाइवा बढ़ जाती है। इसे आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि भाई जब आप घबरा जाते हो किसी चीज़ में, आप परेशान हो जाते हो तो आप बोलते ना कि मुहावरा भी है कि मुंह सूख गया, ठीक है। लेकिन वही दूसरी ओर जब हम कुछ खाने की अच्छी चीज़ देखते हैं और हम खुश हो जाते हैं तो हमारे मुंह में अपने आप खाने की वस्तु देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सुख के समय लार अधिक बनेगी, सलाइवा अधिक बनेगा, जबकि दुख के समय लार घट जाएगी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा जब आप परेशान होंगे, और जब बीपी नॉर्मल या लो हो जाएगा जब आप सुख या खुशी का अनुभव करेंगे। स्वेटिंग अधिक हो जाएगी, दुख के समय स्वेटिंग अधिक होती है, खुशी के समय किसी को पसीना नहीं आता है, मतलब स्वेटिंग कम हो जाती है। दूसरा है भूख बढ़ जाती है। भूख डिपेंड करता है कि अब बहुत सारे लोगों पे जो है परेशानी के समय उनको भूख ज़्यादा लगती है, ये अपवाद है, लेकिन वैसे ज़्यादातर भूख लोगों की घट जाती है। तो एसएनएस के द्वारा जो है भूख या हंगर जो है कम हो जाती है, वहीं पीएनएस के समय परानुकंपी के समय भूख बढ़ जाती है। नेत्र की पुतली फैल जाती है, जबकि सुख के समय नेत्र की पुतली संकुचित हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर फैल जाता है, और जबकि आपका जो परानुकंपी के समय उसमें यूरिनरी ब्लैडर में संकुचन आ जाता है। गुस्सा और उत्तेजना दोनों बढ़ जाते हैं अनुकंपी के समय, जबकि आपको पता है खुशी के समय या सुख के समय गुस्सा और उत्तेजना उतने अधिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पीस एंड कंफर्ट। तो ये इनएक्टिव हो जाता है, शांति नहीं रहती, आराम नहीं रहता व्यक्ति के शरीर में जब अनुकंपी एक्टिव होगा, बल्कि परानुकंपी के समय व्यक्ति में पीस और कंफर्ट एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर से दिखाया गया है कि प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर जो है वो दोनों ओर जाते हैं, और पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर ये भी दोनों ओर जाते हैं, और एक तरफ एसएनएस है और एक तरफ पीएनएस है। तो समझते हैं कि प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर स्मॉल होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर आकार में थोड़े बड़े होते हैं। किस में? एसएनएस में। तो प्री गैंग्लियन बड़े होंगे पीएनएस में, और पोस्ट गैंग्लियन का आकार छोटा हो जाएगा पीएनएस में। दोनों अपोजिट है, एक याद रख लीजिए, प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर छोटे होते हैं एसएनएस में, याद रखिएगा। एस से स्मॉल, एस से एसएनएस और प्री गैंग्लियन। तो पीएसएस करके हम याद कर सकते हैं, प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर स्मॉल होंगे, आकार में छोटे होंगे एसएनएस अनुकंपी के समय में। तो प्री गैंग्लियन एसएस। बाकी अपोजिट करते जाइए, अगर प्री गैंग्लियन एसएनएस में छोटे हैं तो पोस्ट गैंग्लियन बड़े होंगे, यदि प्री गैंग्लियन एसएनएस में छोटे हैं तो पीएनएस में बड़े हो जाएंगे, और पोस्ट गैंग्लियन वहाँ पे छोटे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इम्पल्स कंडक्शन यानी कि आवेग संचरण। तो किस तरीके से मनुष्य के शरीर में आवेग आगे बढ़ता है उसके बारे में हम समझते हैं। इसके जब ये आवेग इम्पल्स का कंप्लीट होगा तब हम ब्रेन और बाकी अपनी नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स आर्क और ये सब समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इम्पल्स कंडक्शन, यानी इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो मानव शरीर के दो सेल्स कौन कौन सी, मसल फाइबर और न्यूरॉन, केवल दो ही जो हैं ये आवेशित उत्तेजित होने का गुण रखते हैं। यानी मसल्स जो है हमारी वो उत्तेजित हो सकती हैं, उनमें विस्तार हो सकता है, फैलाव आ सकता है, और दूसरा हमारी न्यूरॉन, इसमें भी उत्तेजना का गुण पाया जाता है। जिन कोशिकाओं में उत्तेजनशीलता का गुण होता है वे आवेशित हो सकती हैं, मतलब उनके अंदर चार्ज आ सकता है। अब हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, देखिए तो एक छोटे से स्ट्रक्चर से दिखाया गया कि अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हैं। भाई जो कोशिका के अंदर है वो क्या है, इंटरसेलुलर है, और जो कोशिका के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो बाहर की तरफ ईसीएफ होगा, अंदर की तरफ आईसीएफ होगा। नेक्स्ट अब हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी न्यूरॉन है उसकी साइटोन या सेल बॉडी हमको दिखाई दे रही है। अब इम्पल्स कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो इम्पल्स का प्रवेश करने का स्थान होता है डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। तो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स से होते हुए इम्पल्स प्रवेश करते हैं साइटोन या सेल बॉडी में, और फिर
आगे की तरफ प्रसारित कर दिए जाते हैं। अब इसमें आप इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चैनल बने हुए हैं। अब जब अगर ये कोशिका है तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य जो होता है उसको हम जो एक्सॉन के अंतर्गत हो गई, छड़नुमा आकृति जो दिख रही है न्यूरॉन में से एक्सॉन कहते हैं। तो जो एक्सॉन के अंतर्गत होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और इसमें आयंस पाए जाते हैं। आयन के किस रूप में होंगे? K+ आयन, Na+ आयन। अच्छा, एक्सॉन की जो कवरिंग होती है एक्सोलेमा कहते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं या जब हमें वीकनेस होती है तो आपको पता है कि हमें फ्रूटोलाइट या ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है। तो क्यों चढ़ाया जाता है? कि उसमें उसकी सहायता से हमारे शरीर में आयंस को प्रवेश कराया जाता है। जब हमारे शरीर में आयंस होते हैं, कौन कौन से आयन? पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सारे आयन मिलकर के हमारी बॉडी में इम्पल्स को जनरेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इम्पल्स को पहुँचाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स। अब समझते हैं कि इनफ्लक्स का क्या मतलब होता है। तो जब भी ICF यानी कि इंटरसेलुलर फ्लूइड बाहर की ओर निकलेगा तो हम इसे कहेंगे एक्सफ्लक्स, और जब ये अंदर आएगा तो हम इसे कहेंगे इनफ्लक्स। तो इनफ्लक्स है अंदर आना और एक्सफ्लक्स है बाहर जाना। एक्सोलेमा की सहायता या एक्सोलेमा लेयर के द्वारा आगे और पीछे की प्रक्रिया यानी अंदर आने की और बाहर निकलने की प्रक्रिया, ये इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स के रूप में जानी जाती है। अब सोडियम आयन ज़्यादातर ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयन की संख्या थोड़ी कम होती है। अभी कब होगा ये हम समझते हैं कि सोडियम आयन ज़्यादा होने और पोटेशियम आयन कम होने से इनफ्लक्स होगा कि एक्सफ्लक्स होगा, इसे हम समझने जा रहे हैं। अब क्या लिखा है? अतः इन दोनों सेल्स में आवेग संचरण हो सकते हैं। न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेशन के समय डेंड्रॉन एक्सॉन की मेम्ब्रेन आवेशित होती है। जैसे ही कोई इम्पल्स जनरेट होता है तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो आवेशित हो जाती है, जिससे कि इम्पल्स का संचरण होता है, यानी इम्पल्स आगे पहुंच सकते हैं। एक्सोलेमा या एक्सोप्लाज्म में आयन को प्रवेश होने की प्रक्रिया इनफ्लक्स कहलाती है और एक्सोप्लाज्म या एक्सोलेमा में आयन के निकालने की प्रक्रिया एक्सफ्लक्स कहलाती है। इसे ईफ्लक्स के नाम से भी जान सकते हैं हम। अब जो ECF है, ECF में कोशिका में बाहर का द्रव्य 15 लीटर होता है और ICF में कोशिका का द्रव्य अंदर की जो ICF है उसमें कोशिका का द्रव्य बाहर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ आता है। सॉरी, ECF में ECF जो है वो बाहर वाला है और ICF जो है अंदर वाला है, और जो ECF है उसकी मात्रा लगभग कितनी होगी? 15 लीटर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ECF में Na+ और ICF में K+ ज़्यादा होता है, यानी बाहर की तरफ कौन ज़्यादा होंगे? तो सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। और ICF में पोटेशियम, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन है, बाहर की तरफ सोडियम आयन है। तो अगर अंदर की तरफ पोटेशियम आयन है तो निश्चित तौर पर बात है कि अगर पोटेशियम आयन ज़्यादा है तो अंदर की तरफ सोडियम आयन की संख्या कम होगी, और इसी तरीके से ECF में पोटेशियम आयन की संख्या कम होगी। नेक्स्ट है कि जब Na+ अंदर आता है तो K+ बाहर जाना चाहता है। मतलब Na जो होता है वो ICF में आना चाहता है। Na की सांद्रता कहाँ है? Na की सांद्रता है बाहर, तो Na+ आयन कहाँ आना चाहता है? अंदर आना चाहता है। और पोटेशियम आयन की सांद्रता है अंदर, तो ये क्या करना चाहता है? ये अपनी जगह को छोड़कर बाहर जाना चाहता है। बेसिकली ये मनुष्य के ऊपर भी हम लागू करके देखें कि जो जिस जगह पर है वो अपनी जगह से बाहर जाना चाहता है, दूसरी जगह जाना चाहता है, वो अपनी जगह पर कंफर्ट होता है लेकिन उसकी भाई इच्छा है बाहर जाने की। तो इसी तरीके से अगर जो ICF है उसमें K+ आयन की सांद्रता है तो फिर वो बाहर जाने की प्रवृत्ति रखेगा, और Na+ आयन ECF में अधिक है तो फिर वो अंदर आने की प्रवृत्ति रखेगा। अब पोलराइजेशन की क्या घटना घटित होती है? तो ये हमने अब तक बेसिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण क्या है? ये आराम की अवस्था है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है कि अभी कोई इम्पल्स नहीं है, अभी एक नॉर्मल कंडीशन बनी हुई है, मेम्ब्रेन अपनी रेस्ट की अवस्था में। RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशिया या पोटेंशियल के हम इसके नाम से जानते हैं। तो देखिए ऊपर आपको प्लस दिख रहे हैं, अंदर की तरफ आपको माइनस आयन दिख रहे हैं। इसी तरीके से नीचे वाली लेयर पे भी बाहर की ओर आपको प्लस दिख रहे हैं, अंदर की ओर आपको माइनस चार्ज दिख रहे हैं। क्या कोई इसमें इम्पल्स है? कोई इम्पल्स की कंडीशन नहीं है, नो इम्पल्स कंडीशन। अच्छा, ये इसका कितना मान होगा? तो -70 MV यानी कि मिली वोल्ट, -70 MV पोलराइजेशन में मान रहता है, वोल्टेज रहता है। अब डीपोलराइजेशन की कंडीशन क्या है? तो पोलराइजेशन का जस्ट अपोजिट है डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन में बाहर कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज, अंदर कौन सा चार्ज था? माइनस चार्ज। अभी डीपोलराइजेशन की कंडीशन में बाहर चला गया है माइनस चार्ज और अंदर आ गया है
प्लस चार्ज। यही जो प्रक्रिया है इसे हम इम्पल्स कंडक्शन कहते हैं। अब इसमें आपका जो सक्रिय विभव है वो उत्पन्न हो जाता है, एक्टिव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है, और इसका मान कितना होता है +30 MV। यानी कि जब पोलराइजेशन की कंडीशन थी -70 MV, डीपोलराइजेशन की कंडीशन में +70 MV। अब है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या है? डीपोलराइजेशन के पश्चात ध्रुवीकरण होना, जिसे हम कहेंगे पुनः ध्रुवीकरण। अगेन वही कंडीशन आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बाहर, अंदर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अभी पुनः किस में आएगा? RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो -70 MV हो जाएगी, और इसमें भी कोई कंडक्शन नहीं होगा इम्पल्स का। फिर एक पॉइंट आता है हाइपर पोलराइजेशन। ये वो पॉइंट है जिसमें मान पहुंचता है -80 से -90 MV तक। तो जब तक हमने नॉर्मल पोलराइजेशन की कंडीशन पढ़ी थी -70 MV, तो देखिए पोलराइजेशन से ही उठा है -70 MV। अच्छा, ये इसमें पोलराइजेशन के पश्चात डीपोलराइजेशन पहुंचा +30 MV तक, और ये उसको छू करके पुनः रीपोलराइज हुआ है 70 MV पे, और हाइपर पोलराइज हुआ है -80 से -90 के बीच में। तो ये हमने चार चीज़ें समझी हैं। पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, और हाइपर पोलराइजेशन क्या है। नॉर्मल कंडीशन जो है वो जिसमें आवेग प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है, वो पोलराइजेशन है, और उसमें प्लस चार्ज अंदर रहेगा। जब इम्पल्स प्रभावित होने लग गए तो प्लस चार्ज पोलराइजेशन में बाहर रहेगा। अच्छा, जब डीपोलराइजेशन की कंडीशन आ जाएगी तो जो हमारे प्लस चार्ज हैं वो अंदर आ जाएंगे, माइनस चार्ज बाहर चला जाएगा। रीपोलराइजेशन की कंडीशन कुछ नहीं है, सेम पोलराइजेशन का दोबारा आ जाना। हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन क्या है? जिसमें हम अति ध्रुवीकरण जिसको हम कहते हैं, इसमें -80 से -90 MV तक पहुंच जाती है मात्रा। ये हमने पोलराइजेशन को समझा। अब हम समझते हैं चैनल्स क्या होते हैं। तो चैनल्स कुछ ऐसे पाथ होते हैं जिससे एक्सोलेमा पर के द्वारा Na को या किसी भी आयन को, Na को, पोटेशियम को, कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है या अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो एक्सोलेमा पर कुछ विशेष मार्ग पाए जाते हैं जो आयनों के रिसाव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसी विशेष चैनल से विशेष आयन का ही इन्फ्लक्स या इफ्लक्स हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि हर एक आयन के लिए चैनल जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं, विशिष्ट होते हैं। चैनल एक्सोलेमा को पारगम्य बनाते हैं। पारगम्य का मतलब क्या है कि जो आयन से वो या तो अंदर आ सकें या बाहर जा सकें। इस घटना को हम पारगम्यता कहते हैं, इस गुण को। सामान्यतः ये 4 प्रकार के चैनल होते हैं। सबसे पहला लीकेज चैनल, दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल, तीसरा है आपका लिगेंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड चैनल, और फोर्थ है आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो ये कुछ चैनल्स हैं जिनको हमें समझना है। तो शुरू करते हैं। पहला चैनल है हमारा लीकेज चैनल। ये रिसाव चैनल है। अब जो लीकेज चैनल होता है, ये चैनल हमेशा खुले रहते हैं Na और आयंस का सतत रिसाव कराने के लिए। याद कीजिए कि किस आयन की मात्रा कहाँ अधिक होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो पोटेशियम आयन है वो बाहर की ओर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी अंदर की ओर ज़्यादा होता है। ICF में यानी कि अंदर की तरफ क्या है, ज़्यादा है पोटेशियम आयन, और ECF यानी कि जो आपका इन्फ्लक्स या जो बाहरी भाग में जो आपका सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये हमने भी पढ़ा था कि ये दोनों अपने स्थान से आने और जाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यानी ECF में यदि Na ज़्यादा है तो वहाँ पर वो ICF में आने की कोशिश करेगा, और ICF में पोटेशियम ज़्यादा है तो फिर वो ECF में जाने की कोशिश करेगा। अब ये NaLC और KLC यानी कि लीकेज चैनल, सोडियम लीकेज चैनल और पोटेशियम लीकेज चैनल। सोडियम लीकेज चैनल कम होते हैं और पोटेशियम लीकेज चैनल अधिक होते हैं। अभी चैनल हमेशा कैसे रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, और इनकी सहायता से ही सोडियम और पोटेशियम आयन का सतत रिसाव होता रहता है। नेक्स्ट है वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल विभवग्राही होते हैं, मतलब जब इनको वोल्टेज प्राप्त होगी तो ये ओपन होंगे। एक्सोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होने पर ही ओपन होते हैं, अदरवाइज ये बंद रहते हैं। तो ये इन्हें एनर्जी चाहिए, इनको वोल्टेज चाहिए खुलने के लिए, विभव चाहिए खुलने के लिए। कौन कौन से चैनल हैं? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। मतलब सोडियम पोटेशियम के तो वो चैनल भी थे जो सदैव खुले रहते हैं, इसके अतिरिक्त विभवग्राही चैनल भी होते हैं, और कैल्शियम भी इसमें है। देखिए, कैल्शियम का आयन का रिसाव कराने के लिए और पोटेशियम आयन का रिसाव कराने के लिए। अब इनकी कितनी आवश्यकता होती है? तो
+30 MV एक्शन पोटेंशियल इनको चाहिए होता है, सक्रिय विभव चाहिए होता है। नेक्स्ट है लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड ग्राही चैनल। अभी हमने कौन से चैनल पढ़े थे? वोल्टेज गेटेड चैनल, लीकेज चैनल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड सबसे पहले समझते हैं तो कोई भी महक, धूल का कण इम्पल्स उत्पन्न करा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको परफ्यूम की स्मेल से या धूल के चलने से, पॉलन ग्रेन से, किसी भी चीज़ से, मतलब अगर वो उसको इनहेल करें तो उन्हें छींके आने लगती हैं, तो छींक भी तो एक प्रकार का इम्पल्स है। तो लिगेंड हर वो चीज़ है जो किसी भी प्रकार का इम्पल्स उत्पन्न करा सकती है, महक हो सकती है या धूल का कण हो सकता है। अब इसमें क्या है कि ऐसा चैनल जो लिगेंड के बाइंड होने पर ही खुलता है, मतलब ये इसको खुलने के लिए, इस चैनल को ओपन होने के लिए उसको लिगेंड की आवश्यकता होगी। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो अगेन आपके सोडियम के LGC लिगेंड गेटेड चैनल है और क्लोरीन के लिगेंड गेटेड चैनल है। अब इसमें जो आपका ACH है, इसकी बॉन्डिंग है दूसरे चैनल के साथ में। आप देखिए पहला और दूसरा जो चैनल है ये आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं, और जो आपको तीसरा चैनल है ये क्लोज दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे चैनल पे जुड़ा हुआ है ACH, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल गेटेड चैनल। ये मैकेनिकल गेटेड चैनल तब ही खुलते हैं जब कोई यांत्रिक आघात होता है। ठीक है। तो सबसे पहले लीकेज चैनल जो हमेशा खुलते बंद होते रहते हैं, फिर हमने पढ़ा वोल्टेज गेटेड चैनल जो विभव के उत्पन्न होने से ओपन होते हैं, और फिर तीसरा हमने पढ़ा लिगेंड गेटेड जो किसी महक, धूल के कण आदि से उत्पन्न होते हैं। फिर हमने पढ़ा मैकेनिकल गेटेड चैनल यानी कि जो यांत्रिक आघात के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें भी आप पढ़ेंगे सोडियम MgC यानी सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल।